रंगोली व्हीकल्स चैलेंज। सीताराम नाम के व्यक्ति ने गीता नाम की औरत से प्यार किया और उससे शादी करके उसी के घर जमाई बनकर रह गया। ये देखकर गीता की मां सुगुना और उसके पिताजी प्रसाद हैरान हो गए। गीता के पिताजी प्रसाद, तुम अपने आप को अनाथ कहते हो और प्यार करके शादी कर ली, यहाँ तक तो ठीक है। वैसे ये करता क्या है? ये एक चित्रकार है पिताजी। क्या ये तस्वीर बनाता है? अरे बचपन में स्कूल के टॉयलेट में मैं भी तस्वीर बनाता था। मैं ये पूछ रहा था कि ये पैसे कमाने के लिए क्या करता है? वही तो कह रही हूँ पिताजी, इनमें बहुत ज्यादा टैलेंट है। एक बार दुनिया को इनके बारे में पता चल जाए, बस इनको खूब पैसे, नाम और शोहरत मिलेगा पिताजी। तब तक इन्हें अच्छा, तब तक इसे हम 3 वक्त का खाना खिलाकर इसे पालते रहेंगे, क्यों? यही कहना चाहती हो? ठीक है, एक अनजान व्यक्ति को लेकर आ गई हो, अब हम कुछ तो कर नहीं सकते, और क्या करेंगे? तब हमारी किस्मत है। गीता कुछ कहने ही वाली थी कि सीताराम ने उसे रोका। अगले दिन सीताराम तस्वीर बना रहा था कि प्रसाद वहां आया और हाँ, बहुत हो गया ये तुम्हारे ड्राइंग वॉइंग। जरा बाजार जाओ और किराने के सामान और सब्जियां लेकर आओ। और वैसे ही मेरे चप्पल टूट गए हैं, उन्हें भी जाकर सिला कर ले आओ। पेट्रोल का दाम आसमान को छू रहा है, इसलिए तुम मेरा बाइक ना ले जाओ, पैदल ही जाकर ले आओ। ठीक है बाबूजी, कहकर चला गया। ये सुनकर गीता बहुत दुखी हुई। एक और दिन सुगुना सीताराम से, देखो बेटा, यूं घर में बैठे बैठे खाने के बजाय जरा घर का काम कर सकते हो ना। काम वाली ने 4 दिनों की छुट्टी ली है, जरा घर का झाड़ू पोछा लगा दो और बर्तन मांज कर दे दो। उतना काम करने में कोई बुराई तो नहीं है ना बेटा? अरे इसमें क्या बुराई है माँ जी, आप आराम कीजिए, मैं घर का सारा काम कर दूंगा, आपकी बेटी खाना पका लेगी। इस तरह सीताराम घर का काम करने लगा। गीता की आंखों से आंसू बहने लगे। एक दिन गीता अपने कमरे में सीताराम से, ये क्या कर रहे हैं आप? मेरे माँ बाप आपका इतना अपमान कर रहे हैं, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैंने कई बार कहा है कि हम कहीं और जाकर रहते हैं, पर आप जबरदस्ती यहीं ले आए। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, चलो कहीं और जाकर रहते हैं। देखो गीता, मैं एक अनाथ हूँ, मैं बिना माँ बाप के, भाई बहनों के प्यार के बड़ा हुआ हूँ। तुम्हारे तो सारे हैं, मैं तुम्हें उनसे दूर रखना नहीं चाहता। मैं भी तुम्हारे परिवार में अपने परिवार को देख रहा हूँ। मैं सचमुच बहुत खुश हूँ। शायद मेरे माँ बाप भी ऐसे ही मेरे साथ बर्ताव करते, क्योंकि कलाकार का कोई भरोसा नहीं करता। अरे तुम चिंता ना करो, कभी ना कभी तो ये दुनिया मुझे पहचानेगी, तब तुम्हारे माँ बाप मेरी कदर करेंगे। तब तक जरा सब्र करो। गीता चुप रह गई। एक दिन एक पड़ोसन ने आकर सुगुना से, दीदी, सुना है कि बहुत जल्द हमारे गांव में रंगोली का कंपटीशन होने वाला है। हर घर से एक सदस्यों को जरूर उसमें भाग लेना होगा। ये हमारे गांव के मुखिया का आदेश है। सुना है कि इस प्रतियोगिता के जज बनकर मशहूर चित्रकार कालो जी आने वाले हैं। मैं तो रंगोली अच्छा बना लेती हूँ, पर आपके घर में कोई भी नहीं है ना जो रंगोली बना सके। आपका इस गाँव में अच्छा खासा नाम है, लगता है इस प्रतियोगिता में आपकी बदनामी होगी। अरे तुम हमदर्दी जता रही हो या हमें डरा रही हो? अरे हम किसी तरह संभाल लेंगे, तुम जाओ। उस दिन से सुगुना बहुत बेचैन रहने लगी। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। प्रतियोगिता वाले दिन मैदान में प्रसाद, सुगुना और गीता खड़े थे। प्रसाद सुगुना से, अरे भगवान, कम से कम एक सितारा तो बना दो। अरे मेरी खिल्ली उड़ाएंगे लोग, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। अरे तुम चुप रहो जी, वैसे ही टेंशन में मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं। माइक पर एक व्यक्ति सबका नाम पढ़ते हुए, और प्रसाद जी के परिवार की ओर से उनकी बहू सीता इस प्रतियोगिता में भाग ले रही है, कहकर घोषणा किया। प्रसाद और सुगुना हैरान हो गए। सीताराम औरत के भेष में वहां आया। उसे देखकर दंग रह गए। प्रतियोगिता शुरू हुई। सब औरतें कई किस्म के बड़े सुंदर रंगोली बनाने लगे। सीताराम ने भी शुरू किया। सीताराम ने कई किस्म के वाहन के रंगोली बड़े सुंदर ढंग से बनाया। मुकाबला खत्म हुआ। मशहूर चित्रकार कालो जी सबके रंगोली देखता हुआ आ रहा था। आखिर में सीताराम के रंगोली के पास आकर रुका।
उन वाहनों की रंगोली देखकर वो दंग रह गया। अरे कौन हो बेटी तुमने रंगोली से इतने सुंदर वाहन बनाए हैं, तो अगर तुम्हें और सहूलियतें और मौका दें तो तुम तो बहुत बड़ी चित्रकार बनोगी। तब सीताराम ने अपने औरत का भेष निकाला। उसे देखकर सब हैरान हो गए। अगर मैं ये कहता कि मैं मर्द हूँ, शायद मुझे इस मुकाबले में भाग लेने का मौका नहीं मिलता सर, मुझे माफ करें। अरे माफी किस बात की, एक मर्द होते हुए तुम रंगोली में भाग लेने आए, ये बात प्रशंसनीय है। ये सुनकर वहाँ खड़ी औरतों ने जोर से ताली बजाई। प्रसाद, सुगना और गीता ने भी ताली बजाई। सीताराम ने पहला इनाम जीता। यूं कालोजी की प्रोत्साहन के कारण सीताराम एक बहुत बड़ा चित्रकार बना। उसे बहुत सारे इनाम मिले और खूब नाम हुआ। तब से प्रसाद और सुगना सीताराम को अपने सगे बेटे की तरह देखने लगे। गीता ये देखकर बहुत खुश हुई। पिकनिक। आलमपुर नाम के गांव में शुभम नाम का व्यक्ति रहता था। उसकी सोच हमेशा अजीबोगरीब होती थी। एक दिन वो घर पर अपने कुत्ते से ऐसा करने लगा तो वो कुत्ता भी करके भौंकने लगा। तब अपने पिताजी से शुभम, देखा पिताजी, मैं धीरे धीरे कुत्तों की बोली सीख रहा हूँ। बहुत ही जल्द मैं इनकी बोली पूरी तरह सीख जाऊंगा। क्या आप जानते हो कि वो कुत्ता क्या बोल रहा है? अरे कम्बक, ये क्या कर रहा है तू? अरे तुम कुत्तों की बोली सीखकर करोगे क्या? क्या तू जानता है कि वो कुत्ता क्या कह रहा है? वो कह रहा है, नालायक कम्बक, तू किसी काम का नहीं है, बेकार है। यूं तुम्हें गाली दे रहा है वो कुत्ता। कहकर दोनों चले गए। धत, इन दोनों को तो कोई कुछ नया सीखे, कुछ नया हासिल करना चाहे तो इनको पसंद ही नहीं है। यूं बात नहीं बनने वाली, मुझे कुछ नया हासिल करना होगा। यूं सोचकर वो जंगल में चला गया और वहां तपस करने लगा। ओम ओम। तभी एक स्वामी जी वहां पहुंचे। बेटे, तुम्हारे तपस में विघ्न डाला, तुम बुरा ना मानना। ये पेड़ मेरा है, मैं इसी पेड़ के नीचे बैठकर तपस करता हूँ। मेरा फोन का बैलेंस खत्म हो गया था तो मैं रिचार्ज करने चला गया था। वैसे तुम क्यों तपस कर रहे हो बेटा? अरे स्वामी जी, ये क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं आप? जाकर किसी पेड़ के नीचे बैठकर तपस कर सकते हो ना। मैं चाहता हूँ कि जैसे मुझे मनुष्य दिखाई देते हैं, भूत, प्रेत, राक्षस सब वैसे ही दिखाई दे मुझे। यही मेरी इच्छा है, मैं इसीलिए तपस कर रहा हूँ। अरे इतनी सी बात के लिए तुम भगवान को क्यों डिस्टर्ब करते हो? तुम मुझे 5,000 रुपए गूगल पे कर दो और स्विगी में मेरे लिए अच्छा खाना ऑर्डर कर दो, तो मैं तुम्हें ये वर दे सकता हूँ। ये क्या स्वामी जी, ये फोन, रिचार्ज, स्विगी, गूगल पे, ये सब क्या है? तब स्वामी जी तुरंत एक भूत में बदल गए। ये देखकर शुभम डर गया। क्यों, तुम भूत को देखना चाहते थे ना? अब दिखाई दे रहा है तो डरते क्यों हो? मुझे तुम्हारी ये इच्छा बहुत अच्छा लगा। मैं कोई स्वामी जी नहीं हूँ, मैं एक भूत हूँ। अब से तुम्हें भूत, प्रेत, पिशाच सब दिखाई देंगे। वेलकम टू आवर वर्ल्ड, कहकर गायब हो गया। वो जब गांव लौट रहा था तो उसने देखा कि आदमियों के बीच में बहुत सारे भूत थे। ये देखकर वो बहुत खुश हुआ। एक बस स्टॉप पर वो खड़ा होकर पास खड़े लड़की से, देखिए आपके पास एक भूत खड़ा है और वो आपको छूकर अश्लील हरकतें कर रहा है, देख लीजिए। उस लड़की ने पीछे मुड़कर देखा और शुभम को जोर से थप्पड़ मारा। तभी एक व्यक्ति बाइक में एक भूतनी के साथ आया और वहां रुका। हाय रीटा, सॉरी देर हो गई, आओ आकर बैठ जाओ, फिल्म के लिए देर हो रही है। क्यों भाई, तुम तो भूतनी के साथ आए हो, लगता है वो तुम्हारी पत्नी है। पत्नी के मरते ही दूसरी औरत के साथ तुम संबंध बढ़ाते हो, बेशरम। तब उस आदमी ने शुभम को खींच के एक थप्पड़ मारा। अरे तो है कौन? मेरी पत्नी चाहे मरे या जिए, तुम्हें इससे क्या लेना देना? मेरे निजी मामला से तुम्हें क्या लेना देना? लगता है ये कोई पागल है हेमंत। अभी अभी कह रहा था मेरे पीछे भी कोई भूत है, निकम्मा। चलो। यूं वे दोनों चले गए। शादी के शुरू के दिनों में ये अच्छा था, बाद में इसे औरतों की आदत पड़ गई। कमीना, नालायक, निकम्मा। बेटा तुम चाहे जितना मर्जी कहो, कोई फायदा नहीं है, हम किसी को दिखाई नहीं देते ना।
धत, ये क्या? मैंने सोचा कि भूत दिखाई दे रहे हैं कहूंगा तो सब खुश होकर मुझे हार पहनाएंगे, पर यहाँ तो उल्टा हो रहा है। लगता है कि ये वरदान बेकार है, मुझे इस वरदान की जरूरत नहीं है। एक दिन शुभम अपने परिवार के साथ नाव में जा रहा था। बेटे, आज तुम्हारे सीनू मामा ने हम सबके लिए पिकनिक का प्रबंध किया है, हम सब वहीं जा रहे हैं। ये लोग जब वहां पहुंचे तब सीनू और उसकी पत्नी खाना वगैरह तैयार करके इनकी राह देख रहे थे, लेकिन उनके पीछे ही दो राक्षस खड़े थे। उन दोनों को देखकर, क्यों रे कमीनो, कमबख्तो, तुम दोनों का यहाँ क्या काम? यहाँ से दफा हो जाओ वरना चप्पल से मारूंगा। ये बात सुनकर सीनू और उसकी पत्नी दंग रह गए। पिताजी ने तब शुभम को जोर से थप्पड़ मारा और, क्यों रे कमबख्त, दिमाग खराब है क्या? उन्होंने हमें खाने पर बुलाया और तुम उन्हें ही गाली दे रहे हो। अरे सीनू, तुम बुरा ना मानना, आजकल ये बड़े अजीबोगरीब हरकतें कर रहा है, लगता है इसे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। ये बात नहीं है पिताजी, इन दोनों के पीछे दो राक्षस खड़े हैं, मैं उन्हें डांट रहा था। देखो बेटा, ज्यादा बकवास की तो बोरी में डालकर तुम्हें नदी में फेंक दूंगा, चुपचाप आकर खाना खाओ। यूं सब खाने लगे तो सीनू और उसकी पत्नी खाना परोस रहे थे। वे शुभम को परोस रहे थे कि तभी उनके पीछे राक्षस भी आकर शुभम को परोसने लगे। अरे शर्म नहीं आती तुम दोनों को? तुम्हारी शक्ल देख के मुझे घिन होता है, जाओ दफा हो जाओ यहाँ से। अगर तुम लोगों ने परोसा तो मैं खाऊंगा नहीं। अरे शर्म करो, जाओ यहाँ से। तब सीनू और उसकी पत्नी को बहुत गुस्सा आया। उन दोनों ने शुभम को पकड़ खूब मारा। अरे ना मारो ना मारो, मैं आप लोगों को नहीं उन दोनों राक्षसों को गाली दे रहा था, कहकर चिल्लाने लगा। पर उन सबको वहां पर कोई दिखाई नहीं दिया। तब शुभम वहां से उठकर अलग खड़ा हुआ, में एक बड़ा आईना लेकर वहां पहुंचा। पिताजी, मैंने जब कहा कि यहाँ पर राक्षस हैं, आप लोगों ने विश्वास नहीं किया ना। कहते हैं कि आईने में राक्षस दिखाई देते हैं। अब आप सब ध्यान से देखिए, क्या आप लोगों को राक्षस दिखाई दे रहे हैं? यूं सबको आईने में राक्षस दिखाई दिए। तब सबने तुरंत वहां चूल्हे में जल रहे लकड़ियों को उठाकर हाथ में पकड़ा। बस तब सारे राक्षस डर के मारे वहां से भाग गए। पिताजी, मेरे इस अजीबोगरीब सोच की वजह से बहुत खतरा हो सकता है, मैं तुरंत जाकर उस वरदान को वापस देकर आता हूँ। यूं उसने जंगल में आकर देखा तो वहां सचमुच का एक साधु तपस कर रहा था। अरे भूत साहब, महाराज, आप और आपके दिए हुए उस वर को मैं प्रणाम करता हूँ। वैसे आपको ये साधु का वेश बहुत पसंद है क्या? जब देखो साधु के रूप में बैठे रहते हो। अरे मूर्ख, तुम ये क्या कह रहे हो? मुझे देखकर भूत कहते हो? अगर मैंने तुम्हें श्राप दिया तो तुम सुनामी में बह जाओगे। तब शुभम ने जो कुछ हुआ सब स्वामी जी को बताया। जिस वर को हम संभाल नहीं सकते, ऐसा वर मांगना अपने प्राणों के लिए हानिकारक हो सकता है। अब से तुम्हें ऐसे भूत नहीं दिखाई देंगे, जाओ, कहकर उस पे मंत्र जल छिड़का। शुभम ने उन्हें प्रणाम किया और वहां से चला गया।